तो कभी सोचा है कि हम चट्टानों से धातुएं निकालते कैसे हैं? आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। और पता है क्या? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, रिएक्टिविटी, यानी प्रतिक्रियाशीलता। अब जरा इस पहेली के बारे में सोचिए। हमें प्रकृति में मतलब जमीन में सोने के डल्ले तो मिल जाते हैं, पर क्या कभी किसी को एल्यूमिनियम का डल्ला मिला है? नहीं ना। तो ऐसा क्यों है? जवाब धातुओं के अपने बर्ताव में ही है। और देखिए, इसका जवाब ना एक बहुत ही सीधे साधे नियम में छिपा है। कोई धातु जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी, वो दूसरे तत्वों के साथ उतनी ही मजबूती से चिपक जाएगी। और ये बंधन जितना मजबूत होगा, उसे तोड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल। बस यही एक नियम सब कुछ तय कर देता है। तो चलिए धातुओं के इसी अकेले नियम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसे आप एक तरह की केमिकल चिपचिपाहट कह सकते हैं। कुछ धातुएं हैं जो अकेले रहना पसंद करती हैं, जबकि कुछ ऐसी हैं जो दूसरे तत्वों से इतनी जोर से जुड़ जाती हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है। अगर इसे साइंस की भाषा में कहें तो रिएक्टिविटी का सीधा मतलब है कि कोई धातु कितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर दूसरे तत्वों के साथ एक स्टेबल मजबूत बंधन बना लेती है। और यही चिपचिपाहट तय करती है कि किसी धातु को उसके अयस्क से निकालने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए अपनी ये जो सीढ़ी है, इसे चढ़ना शुरू करते हैं उन धातुओं से जिन्हें निकालना सबसे आसान है। हम इन्हें एंटी सोशल मेटल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दूसरों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखती। इन्हें अलग करने के लिए बस थोड़ी सी गर्मी ही काफी होती है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब बहुत कम रिएक्टिव हैं, और यही वजह है कि ये अक्सर हमें कुदरत में अपने असली शुद्ध रूप में मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके केमिकल बॉन्ड या तो बहुत ही कमजोर होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। तो इनको निकालना बच्चों का खेल है। बस थोड़ी सी गर्मी दीजिए और इनके जो कमजोर से बंधन हैं वो टूट जाते हैं। यहाँ कार्बन जैसे किसी बाहरी एजेंट की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये सच में एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पारे का उदाहरण लेते हैं, इससे बात और भी साफ हो जाएगी। इसका जो अयस्क है सिनाबार, उसे पहले गर्म करके मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदला जाता है। फिर बस उस ऑक्साइड को थोड़ा और गर्म कर दीजिए और हमें मिल जाता है शुद्ध पारा और ऑक्सीजन गैस। देखा कितना सीधा साधा काम है। अब हम सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं, जहां हमें वो धातुएं मिलती हैं जो थोड़ी ज्यादा सोशल हैं। इन्हें निकालने के लिए हमें एक चोर की मदद लेनी पड़ती है, और वो चोर है कार्बन। चलिए देखते हैं ये चोरी कैसे होती है। लोहा, जिंक, लेड, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ये हमें प्रकृति में ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं। इनके केमिकल बॉन्ड मजबूत तो होते हैं, पर इतने भी नहीं कि हम उन्हें तोड़ ना सकें। इस पूरी प्रक्रिया को ना एक 2 स्टेप वाली डकैती की तरह समझ सकते हैं। पहले स्टेप में होती है तैयारी, यानी अयस्क को बदलकर मेटल ऑक्साइड बनाया जाता है। और दूसरे स्टेप में होती है असली कार्रवाई, जहां कार्बन आता है और ऑक्सीजन को चुरा ले जाता है। अब ऑक्साइड बनाने के 2 मेन तरीके हैं। अगर अयस्क सल्फाइड वाला है तो होती है रोस्टिंग, जिसमें अयस्क को खूब सारी हवा में गर्म करते हैं। और अगर अयस्क कार्बोनेट वाला है तो होती है कैल्सिनेशन, जिसमें हवा कम रखी जाती है। लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, मेटल ऑक्साइड तैयार करना। और अब आता है असली खेल, मेन इवेंट। मेटल ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है। कार्बन बड़ी होशियारी से ऑक्सीजन को धातु से छीन लेता है और हमें हमारी शुद्ध धातु मिल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ जिंक ऑक्साइड के साथ हो रहा है। तो सवाल यह है कि भाई कार्बन ही क्यों जीतता है? इसका कारण यह है कि कार्बन का ऑक्सीजन के लिए जो लगाव है ना, वो धातु के लगाव से कहीं ज्यादा मजबूत है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक ज्यादा स्टेबल जोड़ी बना लेता है, और इसी चक्कर में वो धातु और ऑक्सीजन के बीच का बंधन तोड़ देता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस सीढ़ी के सबसे ऊपर। यहां हमारा सामना होता है पावर कपल धातुओं से। इनके बंधन इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि इन्हें तोड़ने के लिए सीधे साधे तरीके काम नहीं करते। हमें जबरदस्त ताकत लगानी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम जैसी धातुओं की। ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती हैं कि ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स बनाती हैं। इनके बंधन, अरे वो तो बेहद मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं। और यहीं पे हमारा पुराना चोर कार्बन फेल हो जाता है। उसमें इतनी ताकत ही नहीं कि वो इन मजबूत बंधनों को तोड़ सके। तो फिर क्या कर सकते हैं? कौन है जो इतना शक्तिशाली है?
इसका जवाब है जबरदस्ती, मतलब बिजली का जोर, जिसे साइंस में कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बिजली की एनर्जी का इस्तेमाल करके वो केमिकल रिएक्शन कराते हैं जो अपने आप नहीं हो सकते। यही बिजली उन बेहद मजबूत बॉन्ड्स को तोड़ने की ताकत देती है। एल्यूमिनियम को निकालने का तरीका बिल्कुल यही है। पिघले हुए एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से बिजली को गुजारा जाता है। ये बिजली एल्यूमिनियम आयनों को मजबूर करती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस लें और शुद्ध एल्यूमिनियम धातु में बदल जाए। तो हमने पूरी सीढ़ी चढ़ ली है, नीचे से ऊपर तक। चलिए अब एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमने क्या क्या समझा और ये सब एक साथ कैसे जुड़ा हुआ है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एक नज़र में बता देती है। कम रिएक्टिव धातुओं के लिए सिर्फ गर्मी, बीच वालों के लिए कार्बन की मदद और सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातुओं के लिए बिजली का झटका। सब कुछ घूम फिर कर उसी एक चीज पर आता है, बंधन की ताकत। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल, उसे तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। यही मेटलर्जी का यानी धातु विज्ञान का मूल मंत्र है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। एल्यूमिनियम जैसी धातुएं हमारी आज की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन इन्हें निकालने में जो इतनी ज्यादा एनर्जी लगती है, उसकी कीमत हमारा ये ग्रह कैसे चुका रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।